नमस्कार दोस्तों, ये शागल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा। साथ में अगर जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग सबसे पहले सारे वीडियो कवर कर लें, क्योंकि आपको एक वीडियो और कुछ पीडीएफ के भरोसे आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आपको सारे वीडियो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ एक जरिया है सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, इनमें से रेडियो किसका उदाहरण है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो रेडियो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सिंप्लेक्स विधि का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसका आंसर तो मालूम चल गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सिंप्लेक्स विधि क्या होता है, उसके बाद ये है रेडियो आखिरकार क्यों सिंप्लेक्स विधि का ही एग्जाम्पल है। ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हाफ डुप्लेक्स विधि क्या होता है, उसके बाद पूर्ण डुप्लेक्स विधि क्या होता है। साथ में इन दोनों के एग्जाम्पल को भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड है उस पर लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले लिखा है आपका सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि में लिखा है कि डाटा व सूचना का एक ही दिशा में संचारण होता है, इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है रेडियो। रेडियो में क्या होता है, एक ही दिशा में संचारण होता है। जैसे क्या होता है, अगर आपको न्यूज आ रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें कुछ आप फेरबदल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। इसमें आपको कंफर्म नहीं होता है कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो रिसीवर के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, ये आप इसे कंफर्म नहीं कर सकते। तो आपका ये हो जाता है सिंप्लेक्स विधि का एग्जांपल। यहाँ पे देखिएगा आपको चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है कि आपका सेंडर है वो आपको रिसीवर है। आपको सेंडर सूचना सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। आपको एक एग्जांपल और है जो है ब्रॉडकास्टिंग का। आपका एक एग्जांपल और है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट किए होंगे तो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो सिंप्लेक्स विधि का है। सिंप्लेक्स विधि का क्यों है, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम जो आपका चैनल है उसमें डाटा व सूचना एक ही दिशा में संचारण होता है। किसके तरफ से, मेरे तरफ से संचारण होता है। किसके रूप में होता है, पीडीएफ, वीडियो या लिंक के रूप में होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता। तो मुझे कंफर्म नहीं होता कि ये पीडीएफ या वीडियो या लिंक कितने लोग के पास पहुंच रहा है, कितने लोग इसे देख रहे हैं, कितने लोग के पास इसे नहीं पहुंच रहा है, ये सब यहाँ पे सुनिश्चित नहीं होता है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सिंप्लेक्स विधि का एग्जाम्पल हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है अर्ध डुप्लेक्स विधि। इसमें लिखा है कि इसमें सूचना का संचारण दोनों दिशा में किया जा सकता है, पर एक बार में एक दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है वॉकी टाकी। वॉकी टाकी आप देखे होंगे, या जो यातायात पुलिस होते हैं, जो या पुलिस होते हैं, उनके पास एक वॉकी टाकी मोबाइल जैसा एक होता है। उसमें क्या होता है कि आपको दोनों दिशा से आपका सूचना जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, एक बार में एक ही दिशा में जाएगा। अगर सेंडर अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर उस समय नहीं भेज सकता, अगर रिसीवर भेज रहा है तो उस समय सेंडर नहीं भेज सकता। तो एक दिशा में एक ही बार सूचना जा सकती है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ है पूर्ण डुप्लेक्स विधि। पूर्ण डुप्लेक्स विधि में लिखा गया है सूचना तथा डाटा का दोनों दिशा में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। आपका एग्जाम्पल में टेलीफोन, मोबाइल एंड बहुत सारी चीज आ जाते हैं। उसमें देखिए आपको चित्र के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि सेंडर एक साथ मैसेज को भेज भी सकता है, उसको तुरंत रिसीव भी कर सकता है। यहाँ पे एक सवाल आपका और बनता है कि अर्ध डुप्लेक्स विधि में आपका जो है कितने तारों की आवश्यकता होती है। तो किसमें कितने तारों की आवश्यकता होती है, 2 तारों की आवश्यकता होती है। इसमें भी एक सवाल और बनता है कि पूर्ण डुप्लेक्स विधि में कितने तारों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको 4 तारों की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि आपका दूसरे नंबर का सवाल है। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल लिखा है डॉट 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 नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो हिस्ट्री लिस्ट में हम यूआरएल को स्टोर करते हैं, जो आप पिछले दिन में जो आप जितने भी पेज पे विजिट किए गए उसके यूआरएल को यहाँ पे स्टोर किया होता है। अब यहाँ पे देखिएगा यूआरएल है, तो यूआरएल से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड आ रही है उस पर लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018।
सबसे पहला पॉइंट लिखा है आपका यूआरएल। सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनता है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूआरएल का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूआरएल पे पहला पॉइंट लिखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेब का यूआरएल कहलाता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आप एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल में आपका यूआरएल ऐसा होता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यूआरएल में खाली स्थान यानी स्पेस का प्रयोग नहीं होता है तथा इसमें प्रयुक्त फॉरवर्ड स्लैश फाइल के डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड स्लैश क्या है, जो आपका यहाँ पे देखिएगा ब्लैक कलर का है, वो सब आप क्या है, आपके फॉरवर्ड स्लैश हैं। और किसको दर्शाते हैं? आपके डायरेक्टरी पाथ को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि यूआरएल केस सेंसिटिव होता है। यूआरएल केस सेंसिटिव होता है, उससे पहले हमको समझना है कि केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव में आपको छोटे या बड़े लेटर का खासकर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने यूआरएल बनाया, जिस लेटर से बनाए उसी लेटर से आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यूआरएल आप ध्यान दीजिएगा, आपको केस सेंसिटिव होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरआई। सबसे पहले आपका सवाल यहीं से बनता है, यूआरआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूआरआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या किसी सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, URI है वो नेम एंड लोकेशन दोनों बताता है, जबकि आपका जो URL होता है वो सिर्फ आपके लोकेशन को बताता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपका जो तीसरे नंबर का जो सवाल है लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट के स्क्रीन पर किस गहरे रंग में यह रेखांकित कर दिखाया जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी वाला हो जाता है। तो किस गहरे रंग में? आपके ब्लू कलर में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे लिखिएगा हाइपर टेक्स्ट है। तो हाइपर टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको HTML समझना पड़ेगा। HTML समझने के बाद आपको हाइपर लिंक समझना होगा, उसके बाद आप हाइपर टेक्स्ट को समझेंगे। तब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा आपकी स्लाइड है, वहां पे लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा हुआ है HTML। सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनता है, HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो HTML का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका यही लिखा हुआ है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपर लिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता यही है कि HTML में विभिन्न वेब पेज को किसके द्वारा आपस में जोड़ के रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर तक जा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपर लिंक को HTML सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यह विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसका मेन काम है कि 2 या 2 से अधिक पेजों को एक साथ जोड़ना, इसीलिए इसका नाम दिया गया है हाइपर लिंक दिया गया है। अब चलते हैं हाइपर टेक्स्ट पे। तो हाइपर टेक्स्ट में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, यह कंप्यूटर या किसी वेब पेज पे प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पे उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक, चित्र या चलचित्र या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट को स्क्रीन पर गहरे नीले रंग में रेखांकित कर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बनता है, यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड लिंक और एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक का कलर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका स्टैंडर्ड लिंक होता है उसका जो कलर होता है आपका ब्लू कलर होता है, जबकि आपका जो एक्टिव लिंक होता है उसका कलर आपका रेड होता है।
और जो विजिटेड लिंक होता है वो किस कलर का होता है, आपके पर्पल कलर का होता है। तो आप ये तीनों कलर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेस्ट पर कर्सर को ले जाने पर हाथ के चिन्ह जैसा हो जाता है। अगर कहीं अगर आपका हाइपर टेस्ट है तो अगर उस पे आप अपना कर्सर ले जाते हैं तो हाथ के चिन्ह के आकार का हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ जो आपका 5वां नंबर है, लिखा है डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो डोमेन नेम में अधिकतम आपके 64 कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम के समझने के बारे में सबसे पहले आपको डोमेन नेम सिस्टम के बारे में समझना होगा। डोमेन नेम सिस्टम के आखिरकार क्यों यूज किया गया उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा जो आपका अगली स्लाइड है उस पे लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा है डोमेन नेम सिस्टम। सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनता है, डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो डीएनएस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते थे। और आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अंकीय पता, किस अंकीय पता को, आपके आईपी एड्रेस के लिखा हुआ है, इस अंकीय पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। देखिएगा पहला प्रॉब्लम आपका ये है कि इस अंकियों को पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले अंकीय पता की पहचान कर सकता है। इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या लाया गया, डोमेन नेम सिस्टम लाया गया। अब यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है डोमेन नेम सिस्टम के क्या काम है। तो यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। पहला क्या काम हो सकता है कि आईपी एड्रेस के जो अंक होते हैं उसको सरल भाषा में चेंज करता है जिससे आप उसे याद रख सके। दूसरा काम यह है कि आईपी एड्रेस को, जो भी है आईपी एड्रेस आपका, उसको क्या किस में चेंज करता है, आपके बाइनरी अंक में चेंज करता है ताकि उसे कंप्यूटर सर्वर उसको समझ सके। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, अर्थात उन्हें बड़े या छोटे अक्षरों में किसी में भी टाइप करने पे समान परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपका डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब चलते हैं डोमेन नेम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा है डोमेन नेम। डोमेन नेम में पहला पॉइंट आपका लिखा है कि नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है या एड्रेस होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, किसी भी 2 वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है जो कि आपका डीएनएस का काम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। देखिएगा, नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि www डोमेन नेम का अंग होता है। यदि इसे ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप ना किया जाए तो वेब ब्राउजर इसे स्वयं जोड़ लेता है। अब चलते हैं, जो आपका यहाँ पे देखिएगा हम डिस्कस किए हैं कि डोमेन नेम में आपके नाम और एक्सटेंशन होते हैं। तो नाम और एक्सटेंशन में क्या लिमिटेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अगला स्लाइड यहाँ पे देखिएगा, अगला स्लाइड पे लिखा हुआ है नेम एक्सटेंशन। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें अधिकतम आपके 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। 64 कैरेक्टर से आपके अधिक नहीं हो सकते। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइपन का प्रयोग
किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन नेम का अंतिम भाग जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है जो किसी संगठन या देश को इंगित करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, डॉट के बाद क्या लिखा जाता है, डॉट कॉम होता है जो कॉमर्शियल को दिखाता है, डॉट edu होता है जो एजुकेशनल को दिखाता है, डॉट इन होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इसे डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। आपका एक सवाल और बनता है, टीएलडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टीएलडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि संगठन को इंगित करने वाले डोमेन नेम जेनेरिक डोमेन कहलाता है, जबकि आपको देश को इंगित करने वाले डोमेन नेम को कंट्री डोमेन कहलाता है। तो आप इतने सारे आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका है 6वां नंबर। तो 6वां नंबर का सवाल है, लिखा हुआ है इंटरनेट पे सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो इंटरनेट पे सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को तो डाउनलोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आपके सर्फिंग क्या होते हैं, हिट्स क्या होते हैं, डाउनलोडिंग क्या होते हैं और पिंग क्या होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड पे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सर्फिंग। लिखा गया है बिना किसी सही दिशा और उद्देश्य के एक वेब से दूसरे वेब पेज तक जाना ही सर्फिंग कहलाता है। अब बारी आई हिट्स की। तो हिट्स क्या होता है, लिखा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए वेब सर्च इंजन पर उस वेब पेज का टाइटल या कुछ मुख्य शब्द टाइप किया जाता है तो सर्च इंजन इसके परिणामों की एक सूची प्रदर्शित कर देता है जिसे हिट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आपने यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, आपने यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं स्टार का टूल, तो स्टार का टूल सर्च करेंगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे। स्टार का टूल, ट्रिपल सी स्टार का टूल, पीडीएफ स्टार का टूल, फरवरी स्टार का टूल, ट्रिपल सी नोट, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको एक सूची दे देगा और वो क्या कहलाता है, आपको हिट्स कहलाता है। लिखा है पुश मैसेज। यहाँ पे लिखा गया है समानतः इंटरनेट के जरिए कोई वेब पेज या फाइल अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करने के लिए सर्वर को इसका अनुरोध या रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसके बाद वेब पेज या फाइल को सर्वर से कंप्यूटर तक पुल या खींचा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पुश मैसेज कहा जाता है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे डाउनलोड भी कहते हैं। अगला पॉइंट है पिंग। पिंग में लिखा है पिंग इंटरनेट पर कंप्यूटर पर अन्य उपकरणों की जांच है जो यह बताता है कि कंप्यूटर या उपकरण सही काम कर रहा है या नहीं। यह क्या कहलाता है, आपका पिंग कहलाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है इंटरनेट पर किसी सर्वर के प्रतिक्रिया देने में लगा समय की जांच भी आपका क्या कहलाता है, पिंग कहलाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर 7वां नंबर का जो आपका सवाल लिखा गया है, सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास किसने किया। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ए वाला हो जाता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अब यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली की बात आई तो आपको तो एक चीज और याद होना चाहिए कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया था। अगर यहाँ पे देखिएगा ब्राउजर है तो आपको एक क्वेश्चन आपको और याद होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका कौन सा था, तो कौन सा था, आपको मोज़ेक था। आपको सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपको डगलस एंजेलबर्ट है, तो डगलस एंजेलबर्ट से आपको याद होना चाहिए एक किसके हैं, तो किसने किया था, ये माउस के आविष्कार किए थे। अगला यहाँ पे देखिएगा सी वाला लिखिएगा सेमोर क्रे लिखा गया है, तो ये कौन है, ये है सुपर कंप्यूटर के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगला यहाँ पे लिखा गया आपका कौन है,
चार्ल्स बेबेज, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो जितने भी पुराने पॉइंट मिल रहे हैं आपको तुरंत रिवाइज होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ब्राउजर की बात आई तो ब्राउजर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड पे आपका लिखा गया है जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा गया है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग कर वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि वेब ब्राउजर का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे सर्फिंग क्या होता है वही यहाँ पे लिखा गया है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था, 91 में किए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है टॉप 10 ब्राउजर। आप यहाँ पे टॉप 10 ब्राउजर का नाम लिखा गया है। बहुत बार आपका सवाल ये बनता है कि इनमें से आपका ब्राउजर कौन सा है, उसमें से आपको कुछ सर्च इंजन देंगे और कुछ ब्राउजर देंगे, उसी में से आपको छांटना होगा। तो आपके पास यहाँ पे टॉप 10 ब्राउजर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फोन कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला आपका ब्राउजर है गूगल क्रोम, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद ओपेरा वेब ब्राउजर, उसके बाद लिखा है सफारी वेब ब्राउजर। बहुत बार क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि सफारी सिर्फ आपका सफारी दे देगा, पूछेगा ये क्या है, सर्च इंजन है कि वेब ब्राउजर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला पॉइंट आपका है स्लिम जेट ब्राउजर। अगला यहाँ पे लिखा है मैक्सॉन। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्लिम ब्राउजर। अगला वो यहाँ पे लिखा है नेट एस्केप ब्राउजर। बहुत बार ये भी पूछा गया है नेट एस्केप आपका क्या है, सर्च इंजन की ब्राउजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा। अगला आप आ जाता है जो आपका 10वें नंबर पे आपका है, कौन सा है, यूसी ब्राउजर। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, खासकर आप सफारी और नेट एस्केप के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल लिखा है कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध क्या कहलाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाता है। तो क्या कहलाता है, आपका साइबर क्राइम कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लग रहा है छूट गया है, तो यहाँ पे आप अपने आप से कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका बी वाला हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, उसके बाद साइबर वॉरफेयर क्या होता है, उसके बाद साइबर स्पेस क्या होता है। तो देखिएगा जो आपकी अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड पे आपका लिखा है सबसे पहले आपका जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका लिखा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर कानूनी कार्य अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। अगला पॉइंट लिखा गया है इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। अगला जो आपका आ जाता है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर में लिखा गया है किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। अब आता है साइबर स्पेस के बारे में। तो साइबर स्पेस में पहला पॉइंट लिखा गया है दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क या उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइबर स्पेस आपका कैसा नाम है, काल्पनिक नाम है। अगला पॉइंट लिखा गया है कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वर्तमान में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह
सही नहीं है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल जो आपका है 9वां नंबर। तो 9वां नंबर पे आपका टीडीएस किसका पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ए और बी वाला, दोनों आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो टीडीएस का आपका फुल फॉर्म हो जाता है टेबुलर डाटा स्ट्रीम हो जाता है, और अगला फुल फॉर्म आपका हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसका दोनों फुल फॉर्म इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे टीडीएम का जो आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टीडीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे टीएलडी का फुल फॉर्म पूछा, टीएलडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अब चलते हैं आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा मैं पूछा ये था कि 125 को बाइनरी नंबर में परिवर्तित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। तो इनमें से बहुत सारे लोग ने इसका राइट आंसर दिया था। इसी में मैं आपको एक सवाल और पूछा था कि ये सब जो बाकी ऑप्शन बच रहे हैं वो किनका बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर दिए थे। तो हम यहाँ पे बता दें जो आपका ए वाला है आपका 85 का बाइनरी नंबर है, जबकि आपका बी वाला है आपका 78 का 78 का है, जबकि आपका डी वाला है किसका है 89 का है। अगर आपको बाइनरी नंबर नहीं निकालना आ रहा तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आज का जो सवाल है लिखा गया है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किसने किया था। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल सकता है। साथ में अनअकैडमी पे जितने भी वन लाइनर के वीडियो अपलोड किए गए उसका भी लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल सकता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।